हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं साई सिल्क्स कलामंदिर लिमिटेड के बारे में। ये एक साड़ी बेचने वाली रिटेल चेन है, कॉन्सेंट्रेटेड इन सदर्न इंडिया। आज हम इस स्टॉक को क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि सितंबर 2023 में ये स्टॉक लिस्ट हुआ था और उसके बाद लगातार इस स्टॉक की 1.5 से 2 साल तक पिटाई होती रही। लेकिन आज हमें ऐसा लग रहा है कि शायद स्टॉक ने अपना बॉटम बना लिया है। टेक्निकली स्टॉक अच्छा खासा नजर आ रहा है, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ये स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। इसके अलावा फंडामेंटल ट्रिगर्स भी नजर आ रहे हैं स्टॉक में। बिजनेस के मार्जिन्स अगले 2-3 साल में एक्सपेंड होने की उम्मीद है। इसके अलावा ग्रोथ भी बहुत रैपिडली आने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल ट्रिगर्स हैं, टेक्निकल ट्रिगर्स हैं, इसके अलावा स्टॉक वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इन सब बातों को देखते हुए हमें ये लगता है कि शायद ये स्टॉक अगले 2-3 साल में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो मेरी बात सुन के ना तो किसी स्टॉक को खरीदिए और ना ही किसी स्टॉक को बेचिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस मॉडल बिल्कुल सिंपल है। साउथ इंडियन स्टेट्स में 5 साउथ इंडियन स्टेट्स, तेलंगाना से शुरुआत हुई, उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन सब स्टेट्स के अंदर इनकी रिटेल चेन्स हैं जहां पर ये साड़ियां बेचते हैं। इनकी साड़ियां यूजुअली प्रीमियम साड़ी और अल्ट्रा प्रीमियम साड़ी होती हैं। कॉस्ट 1000 रुपए से शुरू होके 3 लाख रुपए तक चली जाती है। और इनका जो साड़ी बेचने का तरीका है ना, वो एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है। यानी केवल 12 से 15 ऐसे सिटीज हैं जहां पर इनके सारे स्टोर्स हैं। आज के दिन में इनके लगभग 68-69 के आसपास स्टोर है। सारे स्टोर्स कॉन्सेंट्रेटेड हैं 15 के आसपास डिस्ट्रिक्ट्स में। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि इन्वेंट्री को आपको चर्न करने में आसानी होती है। उसके बाद सप्लाई चेन को मैनेज करना इजी हो जाता है। इससे पूरी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज आने लग जाती हैं बिजनेस में। इसके अलावा कंपनी अपनी साड़ियां ऑनलाइन भी बेचती है। वहां से बहुत ज्यादा सेल्स नहीं आती, सिर्फ 2% इनकी सेल्स आज के दिन में ऑनलाइन चैनल से आ रही है। ये कोशिश करते हैं कि अपने स्टोर्स जो सिटी की प्रीमियम लोकेशन है ना, वहां पर कॉन्सेंट्रेट करें। वहां पर ये रेंट पर बिल्डिंग लेते हैं और उसके बाद अपना स्टोर चलाते हैं। बिजनेस मॉडल इज क्वाइट सिंपल। अच्छा, एक बात और समझिएगा, आज के दिन में जो कला मंदिर की पोजीशन है ना मार्केट में, वो एज अ लग्जरी ब्रांड है। ठीक है, ये प्रीमियम ब्रांड बेचते हैं। जब भी आप इनके स्टोर्स में जाओगे ना, तो ये आपको इस तरीके का एम्बियंस देने की कोशिश करते हैं, इस तरीके का माहौल देने की कोशिश करते हैं कि आपको स्पेशल महसूस हो। तो इस वजह से ये स्टॉक एक प्रीमियमाइजेशन की थीम का पार्ट है। यानी जैसे जैसे इंडियंस की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, वो प्रीमियम सामान खरीदेंगे, प्रीमियम खाना खाएंगे, है ना, प्रीमियम डेस्टिनेशंस पर जाएंगे। ये उस ब्रोडर थीम का एक पार्ट है। आज के दिन ये कंपनी बहुत सारी डिफरेंट ब्रांड्स ऑपरेट करती है। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के तहत इन्होंने अपने शोरूम्स खोल रखे हैं। और जो डिफरेंट ब्रांड्स है ना, उनके प्राइस पॉइंट्स डिफरेंट है। यानी जो कस्टमर्स उनके अंदर जाता है वो डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट तरीके की साड़ियां बिकती हैं। कहीं पर वैल्यू साड़ी बिकती है, यानी थोड़ा मास कंज्यूमर के लिए। कहीं पर प्रीमियम साड़ी बिकती है, यानी हाई एंड कस्टमर्स के लिए। जहां पर प्रीमियम साड़ी बिकती है, वहां पर आपका कस्टमर्स डेली नहीं आता। वहां पर आपका कस्टमर्स जब आता है जब उसकी शादी होती है, जब शादी की शॉपिंग होती है, या फिर किसी फेस्टिवल की शॉपिंग्स होती हैं। आपका कस्टमर प्रीमियम सेगमेंट में जब आता है, जो लो प्रीमियम साड़ियां हैं, इकोनॉमिकल साड़ियां हैं, वो टारगेटेड होती हैं आपके डेली यूज के लिए। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने अपने डिफरेंट तरीके के शोरूम खोल रखे हैं। सबसे पहले 2005 में कंपनी ने अपने ऑपरेशन शुरू किए थे। उस समय इन्होंने शुरू किया था कला मंदिर ब्रांड। ठीक है, आज के दिन में सिर्फ 11 शोरूम्स हैं वहां पर। और वहां पर जो साड़ियों की रेंज है ना, वो 1000 रुपीज से लेकर 1 लाख रुपीज तक है। यानी यहां पर ये मिडिल इनकम जो पॉपुलेशन है ना, उनको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन कला मंदिर के जो शोरूम्स है ना, इनको इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं किया। 2011 में इनके नए शोरूम्स आए। पहला शोरूम था मंदिर। अब मंदिर इन्होंने टारगेट किया अल्ट्रा लग्जरी। यानी यहां पर जो साड़ियां बिकती है ना, वो 6000 से तो शुरू होती हैं और जाती हैं 4 लाख रुपए तक। ये जो ब्रांड थी ना, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई और इसीलिए कंपनी ने इसके सिर्फ 4 शोरूम खोले। सिर्फ 4 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं मंदिर के। अब आती है इनकी सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांड, जिसका नाम है कांचीपुरम वारा महालक्ष्मी। अब ये स्टोर्स ना प्रीमियम स्टोर्स हैं। यहाँ पर 4000 से लेकर 2.5 लाख रुपीज तक की साड़ियां बिकती हैं। यानी आपने यहाँ पर पोजीशन किया है अपने आप को एज अ प्रीमियम सेगमेंट। मंदिर जितना प्रीमियम नहीं है, मंदिर अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट थी। यहाँ पर आप प्रीमियम सेगमेंट को कंसिडर कर रहे हैं। यानी यहाँ पर जो आपको कस्टमर आता है, वो शादियों के लिए आपके पास आता है, या फिर फेस्टिविटीज की शॉपिंग करने के लिए आपके पास आता है। यहाँ पर डेली यूज की साड़ियां नहीं बिकती। लेकिन ये जो ब्रांड सेगमेंट है ना, ये इस कंपनी के लिए बहुत पॉपुलर रहा है।
यहाँ पर मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर कंपनी के यूनिट इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छे हैं। इसीलिए कंपनी वारालक्ष्मी को बहुत रैपिडली एक्सपेंड कर रही है। इनफैक्ट इनका जो आईपीओ आया था, आईपीओ से जितना मोस्टली पैसा इनके पास आना था, उसमें से 95% ऑफ देयर पैसा विल गो इनटू एक्सपेंडिंग वारा महालक्ष्मी ब्रांड। तो ये ब्रांड सबसे इंपॉर्टेंट है इनके लिए आज के दिन में। फोर्थ ब्रांड का नाम है केएलएम वैल्यू फैशन। अब इस ब्रांड को ना कला मंदिर ने 2017 में स्टार्ट किया था, यानी सबसे आखिर में ये ब्रांड आई है, ठीक है। और ये ब्रांड टारगेट करती है वैल्यू फैशन को, यानी यहां पर कोशिश है कि सिर्फ प्रीमियम लोगों को साड़ियां ना बेची जाएं, बल्कि जो नॉन प्रीमियम सेगमेंट है, इकोनॉमिकल सेगमेंट है, उनको भी साड़ी बेची जाए, एवरीडे यूज की साड़ियां बेची जाए। इनफैक्ट इन्होंने साड़ियों के ऊपर सिर्फ कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, इन्होंने कोशिश की कि मेंस वेयर भी बेचे जाए, बच्चों के कपड़े भी बेचे जाए। इसके अलावा जो खासियत थी ना इस फॉर्मेट की, वो ये थी कि ये एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स नहीं थे, ये मल्टी ब्रांड आउटलेट्स थे। और इस आउटलेट में इन्होंने वेस्टर्न वेयर भी बेचे हैं। अब केएलएम ब्रांड में सबसे बड़ी समस्या ये आई कि केएलएम ब्रांड सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? सबसे पहले तो कंपनी का जो एक्सपीरियंस था ना, वो साड़ियां बेचने में था, प्रीमियम साड़ियां बेचने में था। जब उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट एक सिंगल शॉप के अंदर रखने की कोशिश की ना, तो उनसे इन्वेंट्री मैनेज नहीं हुई, उनसे प्रोडक्ट फिट भी उनको नहीं मिला। इवन जो उनकी ब्रांड की पोजीशनिंग थी ना मार्केट में, वो भी कस्टमर्स को समझ में नहीं आई। इस वजह से अगर स्टोर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं ना, तो सबसे पुअर ब्रांड जो आज के दिन में है वो इनकी केएलएम ब्रांड है, ठीक है। तो इसीलिए मैनेजमेंट कह रही है कि फॉर अ टाइम बीइंग हम केएलएम को एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर नए नए स्टोर्स नहीं लेके आ रहे हैं। रिमेंबर, आईपीओ जब कंपनी का आया था तो उस समय 40% ऑफ देयर जो रेवेन्यू थे ना, वो केएलएम से आते थे। लेकिन यहां पर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं थी, यानी जो ऑलरेडी इन्होंने स्टोर्स खोल दिए ना, वहां से बहुत ज्यादा सेल्स नहीं आ रही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। सबसे बेस्ट जो यूनिट इकोनॉमिक्स है, सेल्स इकोनॉमिक्स है, वो वारा महालक्ष्मी के हैं। इसीलिए मैनेजमेंट उसके ऊपर कंसंट्रेट कर रही है और उसके नए स्टोर्स एक्सपेंड कर रही है। कला मंदिर ने ना एक रिसेंटली नई ब्रांड लॉन्च की है जिसका नाम है वाले सिल्क्स। अब ये ब्रांड कंपनी ने क्यों लॉन्च किया? देखिए, जो केएलएम ब्रांड थी उसका टारगेट ये था कि वो मास कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे, लेकिन वो ब्रांड फ्लॉप हो गया, ठीक है। अब कला मंदिर चाहती है कि हम प्रीमियम सेगमेंट में तो अपने आप को अच्छी तरह पोजीशन कर चुके हैं, लेकिन हम अपनी मास सेगमेंट की एक नई ब्रांड लेके आए जो डेडिकेटेड हो सिर्फ साड़ी बेचने के लिए। वहां पर उस कस्टमर को लेके आया जाए जो प्रीमियम खर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता है, यानी जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के पास आज के दिन में जा रहा है, उस कस्टमर को अपने पास अट्रैक्ट किया जाए। इसके लिए इन्होंने Q1 FY26 में, यानी पिछले क्वार्टर में, अपनी वाली सिल्क्स नाम के नए स्टोर्स ओपन करने शुरू किए हैं। यहां पर कंपनी का जो स्टोर इकोनॉमिक्स है वो अच्छा खासा है, क्योंकि यहां पर जो इनके स्टोर्स हैं वो रिलेटिवली छोटे हैं इन कंपैरिजन टू वारालक्ष्मी जो इनका प्रीमियम ब्रांड है, ठीक है। और यहां पर ये फोकस कर रहे हैं एवरीडे यूज के प्रोडक्ट्स के ऊपर, यानी जो एवरीडे यूज की साड़ीज होती हैं जो साउथ इंडिया में डाली जाती हैं, वहां पर फोकस है। एक और बहुत बड़ा रीजन है कंपनी ने ये स्टोर क्यों खोले हैं। देखिए, इस कंपनी में ना एक समस्या है, वो है सीजनैलिटी की। जब वेडिंग सीजन होता है या फेस्टिव सीजन होता है, उस समय पर इनकी सेल्स बहुत बम्पर ग्रोथ आती है। लेकिन जब लीन पीरियड होता है, जब नॉर्मल टाइम होता है, जब फेस्टिवल सीजन नहीं चल रहा होता है, उस समय इनकी सेल्स बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इनफैक्ट ये कंपनी बहुत बुरी तरह डिपेंडेंट है आपकी वेडिंग डेट्स के ऊपर। इस समस्या को भी सोल्व करना चाहती है कंपनी ये इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स लेके। होपफुली आपको बिजनेस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि कंपनी के अंदर ग्रोथ ट्रिगर्स क्या हैं। कोई इन्वेस्टर अगर आज कला मंदिर के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो क्यों इन्वेस्ट करेगा? देखिए, सबसे पहला और मेन रीजन है एक्सपेंशन। कंपनी बहुत रैपिडली एक्सपेंड करने वाली है अगले 2-3 साल के अंदर। एक्सपेंशन किस तरीके से करेंगे? सबसे पहला एक्सपेंशन का तरीका है नए स्टोर्स खोलेंगे। कंपनी जो टारगेट दे रही है ना, वो टारगेट दे रही है कि अगले 2-3 साल तक हम हर साल जो हमारा स्क्वायर फुट एरिया है ना, उसको 8 से 10% से ग्रो करेंगे। यानी जो नए स्टोर्स एक्सपेंड होंगे ना, वो लगभग 8 से 10% पर एनम के हिसाब से ऐड होंगे। बहुत रैपिड ग्रोथ है। इतनी रैपिड ग्रोथ कंपनी कैसे करेगी? कंपनी ने आईपीओ से पैसा रेज किया था, 200 करोड़ रुपए कंपनी के आज भी बैंक में पड़े हैं, जिससे वो अपने नए नए स्टोर्स ओपन कर सकती है ना। इसके अलावा 2027 से कंपनी का प्लान है कि जो इनकी कैपिटल फ्लोज खुद कंपनी के अंदर से आएंगे ना, उससे ये अपने नए स्टोर्स एक्सपेंड करेंगे। कंपनी की डेट सिचुएशन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को नए स्टोर्स ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब एक तरीका तो ये हो गया कि आप एक्सपेंड करने के लिए नए स्टोर्स खोलो। दूसरा तरीका होता है एक्सपेंड करने के लिए कि जो आपके एग्जिस्टिंग स्टोर्स है ना,
ऑलरेडी जो आपके पास 65 से 70 स्टोर्स हैं, वहां पर सेल्स ग्रोथ है। वहां पर अगर आज 100 रुपए की सेल्स हो रही है ना, तो नेक्स्ट ईयर वहां पर 105 रुपीज की सेल्स हो, ये कंपनी का टारगेट होता है। इसे हम बोलते हैं सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। यानी कंपनी का पहला एक्सपेंशन का तरीका होगा नए नए स्टोर खोलना, और दूसरा एक्सपेंशन का तरीका होगा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। यहां पर कंपनी कह रही है कि अगले 2-3 साल के अंदर हम कंसिस्टेंटली 4 से 5% पे ग्रो कर जाएंगे। यानी 8-10% के तो आपके नए स्टोर खुलेंगे और 4-5% की आपकी जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स है वहां पर ग्रोथ आएगी। कुल मिला के कंपनी गाइडेंस दे रही है कि हम 15% से ग्रो करेंगे। 15% माइंड यू बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। इसके बारे में वैल्यूएशन में बात करूंगा कि 15% की ग्रोथ इतनी हाई क्यों है। इसके अलावा कंपनी ज्योग्राफिकली एक्सपेंड कर रही है। कंपनी ने जो शुरुआत की थी ना, वो तेलंगाना से की थी, हैदराबाद से शुरू किया था। उसके बाद कंपनी आहिस्ता आहिस्ता कर्नाटका गई, पुडुचेरी गई, आंध्र प्रदेश गई, और अब कंपनी एक्सपेंड कर रही है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु की मार्केट मोस्ट लुक्रेटिव मार्केट है साड़ी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम चेन्नई की मार्केट को कंपेयर करें ना हैदराबाद की मार्केट से, तो वो 15% ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचते हैं। यानी वहां पर एवरेज सेल्स वैल्यू जो है ना, जो एवरेज एक साड़ी की कीमत है, वो शायद ज्यादा होगी इन चेन्नई, है ना। तो चेन्नई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट। वहां पर कंपटीशन भी अच्छा खासा है। ऑलरेडी बहुत सारी बड़ी ब्रांड्स हैं अनलिस्टेड स्पेस में जो वहां पर काम कर रही है, जैसे पोथीज है, लल्ली साड़ी है, चेन्नई सिल्क है, और भी बहुत बहुत ऑर्गेनाइज्ड रिटेल चेन्स हैं जहां पर कला मंदिर को कंपटीशन मिलने वाला है। इसके अलावा कंपनी कंसंट्रेट कर रही है अपने फॉर्मेट एक्सपेंशन पे, ब्रांड एक्सपेंशन पे। कंपनी कहां पर कंसंट्रेट करेगी? वारालक्ष्मी ब्रांड के ऊपर। वारालक्ष्मी ब्रांड पे क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर ग्रोस मार्जिन ज्यादा है, इबिटा मार्जिन ज्यादा है। देखिए, हर एक जो कंपनी होती है ना, उसकी एक दो ब्रांड ही सुपरहिट ब्रांड्स होती हैं। सारी ब्रांड सुपरहिट ब्रांड नहीं होती। अगर आप टाइटन को देखोगे तो उनकी सुपरहिट ब्रांड क्या है? तनिष्क। लेकिन और जितनी भी ब्रांड्स हैं वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है। उसके अलावा अगर आप बात करोगे ट्रेंट की, तो ट्रेंट में सक्सेसफुल ब्रांड क्या है? जूडियो। उसके अलावा भी जो 3-4 ब्रांड हैं वो इतना अच्छा नहीं कर रही, है ना। तो किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ एक सक्सेसफुल ब्रांड चाहिए। तो शायद कला मंदिर के लिए ये ब्रांड होने वाली है वारालक्ष्मी ब्रांड। इसके अलावा कंपनी वाली सिल्क के भी अपने स्टोर्स खोलेगी। उन स्टोर्स को भी देखना होगा कि अगले 2-3 साल में वो कैसा परफॉर्म करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये पहला ईयर है जब उन्होंने वाली सिल्क के स्टोर्स खोलने शुरू किए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंशन, जो कंपनी एक्सपेंड करना चाहती है, अपना रेवेन्यू एक्सपेंड करना चाहती है, वो किस तरीके से करेगी। सेकंड ग्रोथ फिगर जो कंपनी के अंदर है वो है मार्जिन एक्सपेंशन। मैं तो इनफैक्ट ये कहूंगा कि शायद मार्जिन एक्सपेंशन जो वॉल्यूम ग्रोथ है ना, उससे भी बड़ा ट्रिगर हो सकता है कंपनी के अंदर। देखिए, आज के दिन में कंपनी के मार्जिन लगभग 15% के आसपास है। मैनेजमेंट गाइडेंस दे रही है कि अगले 2-3 साल में ये मार्जिन 18% या 20% भी जा सकते हैं। आईपीओ के बाद कंपनी के मार्जिन्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं किया? सबसे पहला रीजन तो ये था कि कंपनी एक्सपेंड कर रही थी नई ज्योग्राफीज के अंदर। जब आप नई ज्योग्राफीज के अंदर जाते हैं, नए नए स्टोर्स खोलते हैं, तो उन स्टोर्स के अंदर मैच्योरिटी आने में टाइम लगता है ना। और उसके अलावा आपकी जो इन्वेंट्री साइकिल है या वर्किंग कैपिटल साइकिल है, आपकी सप्लाई चेन है, वो आपको स्ट्रेंथन करने में थोड़ा टाइम लगता है। उस वजह से कंपनी के जो मार्जिन्स थे वो हमें बहुत ज्यादा अच्छे नजर नहीं आए। लगभग 12, 13, 14, 15% के आसपास नजर आए, है ना। इसके अलावा कंपनी का जो केएलएम वाला बिजनेस था, अगेन वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। वहां पर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है पिछले कई साल से, है ना। तो वहां पर आपके बहुत बढ़िया मार्जिन्स नहीं आ रहे। इस वजह से कंपनी के जो ओवरऑल मार्जिन्स थे ना, वो सफर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट की बात माने तो अगले 2-3 साल कंपनी के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है, प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड प्ले आउट होने वाला है। कंपनी कह रही है कि जैसे जैसे उनके वारालक्ष्मी के स्टोर्स एक्सपेंड हो रहे हैं और जो केएलएम का परसेंटेज है इन देयर टोटल रेवेन्यू वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वहां पर वो नए स्टोर्स नहीं खोल रहे, है ना। जैसे जैसे ऐसा होगा वैसे वैसे कंपनी के ओवरऑल मार्जिन इंक्रीज होंगे, क्योंकि जो वारालक्ष्मी के स्टोर्स हैं वहां पर उनके इबिटा मार्जिन 4-5% से ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कंपनीज ओवरऑल एवरेज। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज का भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। देखिए, आईपीओ के बाद पिछले 2 साल से लगभग कंपनी नए नए अपने स्टोर्स खोल रही है, और नए स्टोर्स खोलने के बाद उनमें मैच्योरिटी आने में टाइम लगता है। यानी कोई भी स्टोर हमने आज खोल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि कल से उनकी बहुत बहुत बम्पर ग्रोथ होने लग जाएगी या बहुत बम्पर सेल्स होने लग जाएगी। ऐसा नहीं होता। जब भी हम किसी स्टोर को खोलते हैं, उसको मैच्योर होने में 2 साल, 3 साल, 4 साल लग सकते हैं। यहां पर मैच्योरिटी हो सकता है अगले 1-2 साल में हमें नजर आने लग जाए, जिसकी वजह से ओवरऑल कंपनी के मार्जिन हमें एक्सपेंड होते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे कंपनी बड़ी हो रही है, उसको स्केल का बेनिफिट होगा। अगर आप बड़े रिटेलर बन जाते हो, तो जो आपके वेंडर्स हैं जिनसे आप सामान लेते हो, वहां पर आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है।
है ना। तो उसका बेनिफिट भी कंपनी को होने की उम्मीद है और मुझे ऐसा लगता है कि तमिलनाडु की मार्केट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर दिस मार्जिन एक्सपेंशन टू प्ले आउट। तीसरा ग्रोथ ट्रिगर अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट होने वाला है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ देयर इन्वेंट्री या फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल को ऑप्टिमाइज करना। देखिए, इस ग्रोथ ट्रिगर को लेकर मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं, लेकिन मैनेजमेंट बहुत होपफुल है। मैनेजमेंट कह रही है कि जो इन्वेंट्री डेज इनके लगभग 180 के आसपास है, उनको घटाकर ये 135 डेज के आसपास ले आएंगे। कैसे ले आएंगे मैनेजमेंट बोल तो रही है, लेकिन उनका जो गेम प्लान है ना, उसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा। इस पॉइंट के ऊपर ना मैं रिस्क के और चैलेंजेस के अंदर बात करूंगा, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो थर्ड ग्रोथ ट्रिगर अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट होने वाला है इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल की इंप्रूवमेंट। लेट्स सी होता है या नहीं होता। अगला ग्रोथ ट्रिगर कंपनी का हो सकता है कि जो FY25 का बेस था ना, वो बहुत फेवरेबल है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2025 इस कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। कंपनी की सेल्स ग्रो नहीं हुई, कंपनी ने नए नए स्टोर्स नहीं खोले, उसके अलावा कंपनी की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नेगेटिव रही। यानी जो इन्होंने नए स्टोर्स खोले थे और जो एग्जिस्टिंग पुराने स्टोर से कहीं से भी इनकी सेल्स ग्रोथ नहीं आई जितनी मैनेजमेंट उम्मीद कर रही थी। किस वजह से नहीं आई? सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि इनकी जो ओवर डिपेंडेंस है वेडिंग सीजन के ऊपर, उसकी वजह से जो FY25 में मैनेजमेंट क्लेम कर रही है कि जितनी भी वेडिंग डेट्स थी ना, वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड डेट्स थी, उसकी वजह से सेल्स उतनी ज्यादा नहीं आई जितनी ये उम्मीद कर रहे थे। इसके अलावा हीट वेव का इशू था। उसके अलावा कंपनी नई नई ज्योग्राफीज में जा रही है, जैसे तमिलनाडु में जा रही है, वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा था। ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स वहां पर बैठे हैं जिन्होंने नए प्लेयर के आने के बाद डिस्काउंट देने शुरू कर दिए। जब कंपनियां एक बार डिस्काउंट के लड़ाई में फंस जाती है ना, तो उसके बाद मार्जिन्स बनाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इन सब चीजों की वजह से FY25 का जो ईयर था ना, वो कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसी वजह से कंपनी के स्टॉक की खतरनाक पिटाई हुई है ना। जब हम FY26 के रिजल्ट्स देखेंगे ना, तो उनको कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर FY25 के रिजल्ट्स के साथ। FY25 ऑलरेडी खराब साल था, तो FY26 के जो हमारे रिजल्ट नजर आएंगे ना, वो हमें कहीं ज्यादा बेटर नजर आएंगे, है ना। तो उस वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस कंपनी का स्टॉक ठीक ठाक परफॉर्म करेगा। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रोसी भी अगले कुछ सालों में एक्सपेंड हो सकता है। आज के दिन में जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12 से 15% के आसपास नजर आ रहा है, वो शायद 20% से ऊपर जा सकता है। कैसे जा सकता है? रोसी को एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले तो आपको मार्जिन एक्सपेंड करने पड़ेंगे, ठीक है। कंपनी कह रही है 15% से वो 18-20% तक जा सकते हैं। उसके अलावा जो इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल है, उसको अगर इन्होंने इंप्रूव कर दिया तो रोसी बहुत जल्दी एक्सपेंड होगा। और जब भी किसी स्टॉक का रोसी एक्सपेंड होता है, तो शेयर मार्केट उस स्टॉक को जरूर रिवॉर्ड करती है। लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। फाइनली कंपनी का जो ग्रोथ फिगर मुझे आज के दिन में नजर आ रहा है, वो आ रहा है इनकी वैल्यूएशन। वैल्यूएशन आज के दिन में बहुत रीजनेबल नजर आ रहा है। अगर हम कंपेयर करेंगे इनके पीएस के साथ और हिस्टोरिकल एवरेज के साथ अगर कंपेयर करेंगे, तो वहां पर रिस्क रिवार्ड हमें इन्वेस्टर के फेवर में नजर आ रही है ना। वैल्यूएशन की बात मैं वैल्यूएशन वाले सेगमेंट में करूंगा। कंपनी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली, अब रिस्क और चैलेंजेस के ऊपर आते हैं। रिस्क और चैलेंजेस को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी में जो आज के दिन में ग्रोथ ट्रिगर्स नजर आ रहे हैं ना, वो नियर टर्म ग्रोथ ट्रिगर है। यानी अगले 1-2 साल में मुझे ऐसा लगता है कि शायद कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन क्या ये कंपनी लंबे वक्त का घोड़ा है? क्या लंबे वक्त के लिए कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आज के दिन में ये है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क और चैलेंज जो इस कंपनी में नजर आ रहा है, वो आ रहा है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का। पिछले 2 साल में कंपनी की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पैथेटिक रही है। पैथेटिक यानी जो इनके एग्जिस्टिंग पुराने स्टोर्स थे, वहां पर नई सेल्स नहीं आ रही, वहां पर रेवेन्यू ग्रो नहीं हो रहा। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 2025 में पिछले साल इनकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नेगेटिव थी। जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग स्टोर्स को मैच्योर करने में दिक्कत दे रही है, यानी मैच्योरिटी नहीं आ रही, वहां पर सेल्स ग्रोथ नहीं आ रही, वहां पर आप नए नए स्टोर्स खोलकर क्या करोगे? भाई, आप नए नए स्टोर खोल के अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकते हो, टेम्परेरीली कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको ग्रोथ चाहिए, तो आपको जो एग्जिस्टिंग स्टोर है ना, वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा सेल करनी होगी। इस मैट्रिक को ट्रैक करता है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, SSSG, SSSG। तो अगर आप इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हो या इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो प्लीज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को जरूर ट्रैक कीजिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, FY25 बहुत अच्छा साल नहीं था, तो वहां पर सेल्स बहुत अच्छी नहीं आई। तो हो सकता है FY26 में हमें आर्टिफिशियली सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अच्छी नजर आए, लेकिन FY27 से ये मैट्रिक्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? कंपनी गाइडेंस दे रही है हम 4 से 5% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कर लेंगे अगले 2-3 साल में।
हम कैसे मान ले? जब तक ये कंपनी ये अचीव नहीं करने लग जाती, मैं इस कंपनी को एक लॉन्ग टर्म बेट की तरह बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। दूसरा सबसे बड़ा रिस्क जो मुझे आज के दिन में नजर आ रहा है, वो कंपनी का आ रहा है वर्किंग कैपिटल साइकिल, खासकर इन्वेंट्री टर्न का। देखिए, इनके पास जो स्टोर्स है ना, उसके अंदर प्रीमियम साड़ियां रखी हैं। मोस्टली वारा लक्ष्मी के स्टोर्स में प्रीमियम साड़ियां रखी हैं। अब जो प्रीमियम साड़ियां होती है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी नहीं बिकती, लेकिन स्टोर के अंदर बहुत सारी हमें वेराइटीज रखनी पड़ती हैं। यानी कस्टमर आएगा, वो 20 साड़ियां देखेगा और उसके बाद सिर्फ एक साड़ी को खरीदेगा। उस 20 साड़ियों की इन्वेंट्री स्टोर के अंदर रखनी पड़ती है। रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि वारा लक्ष्मी में जो साड़ियों की कॉस्ट है वो 1-1, 2-2 लाख रुपए तक की है। तो इस वजह से जितने भी इनके स्टोर्स हैं, उनके पास इन्वेंट्री बहुत ज्यादा हो जाती है और ये इन्वेंट्री निकलती बहुत आहिस्ता आहिस्ता है। कंपनी का इन्वेंट्री टर्न आज के दिन में 2x का है, इनफैक्ट 2x से भी कम है। यानी हर साल कंपनी अपनी पूरी इन्वेंट्री को 2 बार भी चर्न नहीं कर पाती। इन कंपैरिजन टू अगर आप ट्रेंड देखोगे जो पूरे कंट्री के अंदर फैला हुआ है, वहां पर इन्वेंट्री टर्न आपको 5x और 6x के आसपास नजर आ जाता है। वेदांत फैशन जैसी कंपनी या फिर गो फैशन जैसी कंपनी, वो अपनी इन्वेंट्री को 3 बार या 4 बार चर्न कर देती हैं। लेकिन कला मंदिर नहीं कर पा रही। कला मंदिर अपनी इन्वेंट्री को बहुत जल्दी चर्न नहीं कर पा रही, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है सिर्फ गिने चुने डिस्ट्रिक्ट्स में। अगर आप गिने चुने डिस्ट्रिक्ट्स में कॉन्सेंट्रेटेड हो, सिर्फ 12-15 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड हो, तो होना तो ये चाहिए कि आपकी जो सप्लाई चेन है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना। लेकिन वो नंबर्स के अंदर नजर नहीं आ रहा। मैनेजमेंट कह तो रही है हमारा क्लस्टर अप्रोच है, हमारा क्लस्टर अप्रोच है और हम एफिशिएंट प्लेयर बन जाएंगे, लेकिन कब, कैसे? क्या ये प्रीमियम साड़ी सेगमेंट एक्चुअली ऐसी सेगमेंट है जहां पर आपके इन्वेंट्री चर्न जो है वो बेटर हो सकता है, या फिर ये फॉर्मेट का ही इशू है? फॉर्मेट का इशू जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगले 5-6 साल के बाद भी हमको कंपनी के इन्वेंट्री चर्न यही 2x 1.5x के आसपास नजर आएंगे। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कंपनी के ऑपरेशंस के ऊपर। छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। 2026 में हो सकता है आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखाई दे, क्योंकि 2025 इतना अच्छा नहीं था, लेकिन 2027 में ये छोटी छोटी चीजें बाइट करने आएंगी इन्वेस्टर को। तो इस चीज के ऊपर ध्यान देना है, कैसे इन्वेंट्री टर्न को कंपनी इंप्रूव करेगी। मैनेजमेंट कह रही है कि जो इन्वेंट्री डेज आज के दिन में 180-200 डेज के आसपास है, उनको हम घटाकर 135 डेज के आसपास ले आएंगे। क्या वो लेके आ पाते हैं? मैनेजमेंट के कहने पर भरोसा नहीं कर सकते ना हम। हमें तो रिजल्ट देखने पड़ेंगे कि वो रिजल्ट में ये अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा एक और दिक्कत है, ये 5 सदर्न स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड तो हैं, लेकिन उन 5 स्टेट्स के अंदर भी टेस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लोगों के टेस्ट में। इस वजह से कंपनी को बहुत सारे SKUs रखने पड़ते हैं अपनी दुकानों के अंदर। चेन्नई की लेडीज कुछ और पहनती हैं, अलग अलग त्योहारों पे कुछ और चीजें पहनती हैं, महाराष्ट्र की लेडी या कर्नाटका की लेडीज कुछ और पहनती हैं। तो आपको अलग अलग अपने वेंडर्स पकड़ने पड़ेंगे, अलग अलग उनके SKUs लेने पड़ेंगे, अलग अलग स्टोर्स में आपको अलग अलग सप्लाई चेन मेंटेन करनी पड़ेगी, विच मेक्स द होल ऑपरेशन वेरी डिफिकल्ट एज यू स्केल अप। इसके अलावा कंपनी के अंदर सीजनैलिटी का इशू है। जब शादियों का सीजन होगा या फिर जब फेस्टिवल सीजन होगा, उस समय आपकी सेल्स अच्छी होती है, लीन पीरियड में आपकी सेल्स होती नहीं, है ना। कंपनी बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट है साड़ीज के ऊपर। 72% ऑफ देयर रेवेन्यूज कम फ्रॉम साड़ी। ओवर डिपेंडेंस एक सेगमेंट पे अच्छी नहीं है, और साड़ी के ऊपर तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, स्पेशली कंसीडरिंग कि हम साड़ी को एक ऐसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते जो ग्रो कर रही है। जो नई लड़कियां हैं, नए बच्चे हैं, क्या वो साड़ियां पहन रहे हैं? मेजर क्वेश्चन मार्क है। अगर नई जनरेशन साड़ियां पहन ही नहीं रही तो एक्सपेंड कहां करोगे, है ना। आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड रह जाओगे शादियों की साड़ियां बेचने के लिए, क्योंकि डेली यूज के लिए तो लड़कियां आप सूट डाल रही हैं या फिर वेस्टर्न वेयर डाल रही हैं। बहुत बड़ी समस्या है। KLM फैशन अच्छा नहीं कर रहा, वहां पर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नेगेटिव आ रही है लगातार। क्या करेगी कंपनी? वो स्टोर बंद कर देगी तो मेरे हिसाब से कहीं ज्यादा बेटर है। कंपनी के रिटर्न मैट्रिक्स एक छोटे समय के लिए शायद अच्छे ना लगे, उसके बाद बहुत अच्छी तरह एक्सपेंड होते हुए नजर आएंगे, है ना। एक वो ओवरहैंग रहेगा KLM का कंपनी के ऊपर। इसके अलावा कंपनी की अगर एनुअल रिपोर्ट आप देखेंगे तो कंपनी के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है। यानी कंपनी अपनी रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, वेंडर्स इनकी रिलेटेड पार्टी हैं, रेंट ये अपने रिलेटेड पार्टीज को दे रहे हैं। ये यूजुअली मैनेजमेंट के एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा मैनेजमेंट खराब है, अभी लिस्ट हुई है कंपनी, अभी 2-4 साइकिल देखने के बाद शायद मैनेजमेंट के बारे में कहीं ज्यादा बेटर आइडिया होगा। लेकिन एक
प्रश्न चिन्ह इन्वेस्टर के दिमाग में होना चाहिए कि क्या मैं नई कंपनी को भरोसा कर सकता हूं इन कंपैरिजन टू वो कंपनियां जो पिछले 10-15 साल से मार्केट के अंदर है। उनकी एक रेपुटेशन ऑलरेडी बन जाती है, लेकिन नई कंपनीज की रेपुटेशन बनने में टाइम लगता है। कंपटीशन इंटेंसिटी बहुत खतरनाक है, खासकर चेन्नई की मार्केट में। चेन्नई में कम से कम 10 बड़े ऑर्गेनाइज्ड साड़ी रिटेल प्लेयर्स हैं। एक बार जाके देखिएगा चेन्नई में जो साड़ियों की दुकान होती है वो कितनी बड़ी होती है। आई हैव बीन टू वन ऑफ देम। मेरा कंटेंट जो मोस्टली लोग देखते हैं वो लड़के होते हैं, वो यूजुअली साड़ियों की दुकान पर जाते नहीं है। लेकिन आप एक बार चेन्नई में किसी बड़े ऑर्गेनाइज्ड रिटेल चेन के पास जाइएगा, साड़ियों की दुकान पे जाइएगा, एक अलग ही माहौल होता है। इतनी बड़ी बड़ी दुकानें, पूरा मॉल आपको साड़ियों का भरा हुआ दिखेगा, है ना। ऑलरेडी चेन्नई के अंदर इतना कंपटीशन है, क्या एक नया प्लेयर, एक डिफरेंट प्लेयर, एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रेजेंट कर सकता है? सवाल ये है। तो मेरी बात तो समझिएगा कि मैनेजमेंट ने कह दिया कि मार्जिन एक्सपेंड हो गए, तो क्या हम मान ले? ये रिस्क है, ठीक है, बहुत बड़ा रिस्क है कि क्या मैनेजमेंट अचीव कर पाएगी। हाँ, हो सकता है वो कर ले। अगर उन्होंने सेल्स ग्रोथ कर ली, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कर ली और उन्होंने अपने मार्जिन एक्सपेंड कर दिए, सपोज कर लो 15% से 18% में भी चले गए, तो इन्वेस्टर का 100% पैसा बनेगा, अगर उनकी वर्किंग कैपिटल उनके हाथ में है तो। लेकिन अगर वो ये अचीव नहीं कर पाए तो आई एम सॉरी टू से इन्वेस्टर पक्का पैसा नहीं बनाएगा। तो इसीलिए ये कंपनी हमें ट्रैक करनी पड़ेगी। अगर पिछले 1.5-2 साल की बात करूं तो मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है इन टर्म्स ऑफ वॉकिंग द टॉक। मैनेजमेंट टारगेट तो दे देती है कि हम 2025 में इतनी सेल्स करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट वो अचीव नहीं कर पाई, है ना। तो हमें देखना होगा कि मैनेजमेंट की जो ये वादे हैं वो खोखले वादे तो नहीं है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन के बारे में। देखिए, आज के दिन में कंपनी की वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से कंपनी का स्टॉक लगातार पिटाई खा रहा है ना। सपोज कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यूज 2028 तक 13% CAGR से ग्रो करेंगे। अब 13% की ग्रोथ एक्सपेक्टेबल है, क्योंकि कंपनी जो अपने नए स्टोर्स खोलेगी वो लगभग 8-10% से खोलेगी, और जो कंपनी क्लेम कर रही है कि हमारी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ लगभग 4-5% के आसपास हो जाएगी, है ना। मैनेजमेंट तो इनफैक्ट कई बार ये कहती है कि हम 15% से ग्रो करेंगे। तो यहां पर हम बहुत कंजर्वेटिव हो जाते हैं और हम मान लेते हैं कि कंपनी के रेवेन्यू जो है वो 13% से ग्रो करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इबिटा मार्जिन की तरफ। इबिटा मार्जिन आज के दिन में कंपनी के 15% के आसपास है, जो आहिस्ता आहिस्ता हमें एक्सपेंड होते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर पिछले क्वार्टर के रिजल्ट में और उसके पिछले क्वार्टर के रिजल्ट में, है ना। थोड़े थोड़े मार्जिन एक्सपेंड हो रहे हैं। मैनेजमेंट कह रही है कि हम 18 से 20% मार्जिन कर देंगे, लेकिन हम अगेन कंजर्वेटिव हो जाते हैं और हम मान लेते हैं कि मैनेजमेंट 2028 में 17% मार्जिन अचीव कर लेगी, ठीक है। उसके हिसाब से मैंने कंपनी का पैट देख लिया कि 2028 में कंपनी का पैट लगभग 200 करोड़ के आसपास हो जाएगा। यानी कंपनी की जो प्रॉफिट है ना, ओवरऑल प्रॉफिट है, वो लगभग डबल हो जाएगा 2028 तक। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि 2025 में जो पैट नजर आ रहा है ना आपको 106 करोड़ का, वो आर्टिफिशियली लो नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी ने यहां पर 21 करोड़ रुपए का टैक्स भर रखा है ज्यादा। यानी यहां पर FY25 में जो इनका पैट होना चाहिए था ना, वो लगभग 130 करोड़ के आसपास होना चाहिए था, लेकिन वो आज के दिन में आर्टिफिशियली हमें 106 करोड़ नजर आ रहा है। इसकी वजह से जो स्टॉक की आज के दिन में पीई रेशियो है ना, वो 27x के आसपास नजर आ रही है। लेकिन अगर वो टैक्स वाली चीज को कंसीडर ना करें हम, सपोज कर लो ये 21 करोड़ इनके प्रॉफिट में ही नजर आता, वो टैक्स, ये जो वन टाइम टैक्स है, ठीक है, ये अगली बार नहीं देना कंपनी को, ये वन टाइम टैक्स सपोज कर लो कंपनी आज नहीं देती, तो इनकी जो पीई रेशियो थी वो कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ जाती, है ना। वो शायद 20x के आसपास नजर आती है हमें। तो इस वजह से ये स्टॉक आज के दिन में वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, ठीक है। फॉरवर्ड पे अगर स्टॉक की पीई देखेंगे तो वो लगभग 14-15x के आसपास नजर आएगी 2028 के लेवल पे, ठीक है। अब मैंने बुल केस बनाया है, बुल केस के हिसाब से कंपनी की पीई रेशियो में 30x की ले रहा हूं। 30x एक रिटेल चेन के लिए, एक वेल रन रिटेल चेन के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। आपने बहुत सारी फैशन रिटेल चेन्स को देखा है, वैल्यू फैशन चेन्स को देखा है, आपने वेदांत फैशन जैसी कंपनीज को देखा है जिसकी मान्यवर ब्रांड है, वहां पर वैल्यूएशन हमने देखा है कि 70p की 80p की भी चली जाती है, लेकिन वो बुलिश टाइम में, ठीक है। अब इस बिजनेस के अंदर ना मुझे अभी भरोसा नहीं है कि मार्केट इस बिजनेस को इतना प्रीमियम देगी जितना और बिजनेसेस को मिला है। इसीलिए यहाँ पर हम अगेन बहुत कंजर्वेटिव हो जाते हैं और मान लेते हैं कि यहाँ पर स्टॉक का पीई रेशो री-रेट होकर 30x का होगा। उस हिसाब से स्टॉक का जो रिटर्न बनेगा वो 27% CAGR का रिटर्न बन जाएगा अगले 3 साल के अंदर। अगर बेस केस में मैं लेता हूं पीई रेशो 25x की, तो वहां पर लगभग 20% के आसपास का रिटर्न बन जाएगा। और अगर मैं बेयर केस लेता हूं और वहां पर पीई रेशो में 20x की लेता हूं, तो शायद स्टॉक 10-11% का रिटर्न बना के दे देगा, है ना। अब अगर हम ये बुल, बेयर और बेस केस देखते हैं ना, तो ये बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं।
है ना। बेस केस में भी या बेयर केस में भी हमको 10% का रिटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो बहुत अच्छा रिटर्न है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज के दिन में कंपनी की स्टार्टिंग वैल्यूएशन अच्छी है। जब भी आप किसी बिजनेस को पढ़ो ना, तो स्टार्टिंग वैल्यूएशन जरूर देखो। यानी आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो किस वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट कर रहा हूं। अगर मैं ऑलरेडी 100x की पीई पे इन्वेस्ट करता हूं, तो अगर बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म करता भी है अगले कुछ सालों तक, तो भी आपका उतना ज्यादा पैसा नहीं बनेगा। शायद आपका पैसा बने ही ना, पैसा घट भी सकता है क्योंकि स्टॉक की डी रेटिंग हो सकती है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में किसी स्टॉक को सस्ता खरीदते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यूएशन मैट्रिक्स, तो चांसेस ये होते हैं कि अगर बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया तो आपका पैसा बन जाएगा। डाउन साइड रिस्क थोड़ा सा कम होता है। हैविंग सेड दैट, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि कंपनी के अंदर रिस्क हैं, चैलेंजेस हैं। कोई भी धंधा बिना रिस्क के, बिना चैलेंज के नहीं होता, और ये बिजनेस भी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे, किसी और इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।